everyone, this is Monica Sachdeva and I welcome you all to my channel Target Judiciary। तो आज अपने इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs, जो कि स्पेशली बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है। इसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। तो आइए देखते हैं अपना इस सीरीज़ को, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और फिर जो भी आपको इसका आंसर लगता है सही उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय सैंपल द गुड्स शुड कोरस्पॉन्ड विद द सैंपल, अदरवाइज बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, बायर कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स, contract is automatically terminated, or seller is liable to punishment. तो write down the right answer in the comment box. See, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर गुड्स जो हैं वो सैंपल के थ्रू बेचे गए हैं, यानी कि कई बार हम देखते हैं शॉप पर जाते हैं, सपोज़ हमें एक राइस का बैग ख़रीदना है, 10 kgs राइस ख़रीदने हैं, तो हमें शॉपकीपर उसका एक सैंपल दिखा देता है। तो अगर मान लीजिए आपने वो सैंपल देख लिया और आपने सैंपल के बेसिस पे ये कह दिया शॉपकीपर को कि मुझे हाँ यही वाले राइस आप पैक कर दीजिए, और बाद में वो राइस वैसे नहीं निकलते जैसे सैंपल में दिखाए गए थे, तो अब बायर के पास क्या ऑप्शन है? दिस वाज द क्वेश्चन। तो अब पहला ऑप्शन है कि बायर या तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, या वो गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर सेलर पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा। तो इसका राइट आंसर है कि बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अब इसमें कौन सा सेक्शन डील करता है? इसमें सेक्शन डील करता है आपका 17, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी इम्प्लाइड, मतलब इसमें एक्सप्लेन किया गया है एक्चुअली कि सेल बाय सैंपल को एक्सप्लेन किया गया है और काफ़ी उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि अगर इम्प्लाइड कंडीशन होती है, अगर बल्क जो है अगर कॉरस्पॉन्ड नहीं करता सैंपल को, तो उसके अकॉर्डिंग सब बताया गया है कि तब आपका बायर गुड्स को रिजेक्ट करने की पावर रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसको पढ़ते हैं। एम, अ शॉपकीपर, sold a television set to N, who purchased it in good faith. The set had some manufacturing defect and it did not work after a few days in spite of repairs. In this case, the television was not merchantable as it was not fit for ordinary purpose. तो यहाँ क्या हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि M एक दुकानदार है, उसने N को एक टेलीविज़न सेट सोल्ड किया, तो उसके बाद मतलब एन ने वो गुड फेथ में परचेज़ कर लिया था। अब बाद में क्या होता है कि उस सेट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं, टेलीविज़न सेट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं और वो कुछ दिन बाद चलना बंद कर देता है रिपेयर्स करवाने के बाद भी। तो जो टेलीविज़न जो था वो एक्चुअली मर्चेंटेबल नहीं था। मर्चेंटेबल का मतलब होता है जो कि फिट फॉर यूज़ नहीं है, यानी कि अगर सपोज़ कीजिए आपने कोई खाने की चीज़ ली है और आप उसको ख़रीद कर लाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि उसके अंदर तो कुछ कोई स्टोन है या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको खाने लायक नहीं बनाती है, तो ऐसे इसका मतलब वो चीज़ मर्चेंटेबल नहीं है। तो इसी तरीके से ये टेलीविज़न सेट भी मर्चेंटेबल नहीं है, क्योंकि वो अपना जिस यूज़ के लिए लाया गया था वो यूज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि द बायर हैज़ नो राइट टू रिजेक्ट द टेलीविज़न, मतलब कि बायर के पास कोई राइट नहीं है टेलीविज़न को रिजेक्ट करने के लिए। सेकंड है बायर हैज़ द राइट टू रिजेक्ट द टेलीविज़न एंड टू रिफंड ऑफ द प्राइस, यानी कि बायर उस टेलीविज़न को रिजेक्ट भी कर सकता है और अपना जो प्राइस उसने दिया था उसको रिफ़ंड भी करवा सकता है। सी है बोथ ऑफ द अबव एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आप फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए
देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायर के पास राइट टू रिजेक्ट द टेलीविज़न भी है और साथ ही साथ वो अपना प्राइस रिफंड भी करवा सकता है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेस करता है एक केस लॉ पर, जिसका नाम आप लिख लीजिए, RS ठाकुर वर्सेस NECE कॉरपोरेशन। ये 1971 का केस है, RS ठाकुर वर्सेस NECE कॉरपोरेशन। तो ये पूरा आपकी प्रॉब्लम उसी पर बेस्ड है। अब नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि वेयर द बायर इज डिप्राइव्ड टू गुड्स बाय देयर ट्रू ओनर, देन द बायर may recover the price for breach of condition as to the title. Second option, cannot recover the price for breach of the condition as to title. C, either A और B, और D ऑप्शन है आपका none of the above। यानी कि अगर बायर को डिप्राइव किया जाता है गुड्स के लिए, गुड्स से, मतलब उसका ट्रू ओनर उसको गुड्स नहीं देता है, तो बायर के पास क्या ऑप्शन है? क्या बायर अपना प्राइस रिकवर कर सकता है ब्रीच ऑफ कंडीशन को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपना मतलब पोजीशन नहीं दिया तो ब्रीच हो गया कंडीशन का, तो क्या बायर प्राइस रिकवर कर सकता है या फिर वो प्राइस रिकवर नहीं कर सकता है? सी है, ए या बी में से कोई ऑप्शन, और डी है नन ऑफ द अबव। आई एम गिविंग यू अ सेकेंड, जस्ट राइट डाउन द आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बायर जो है अपना प्राइस रिकवर कर सकता है, और इससे डील करता है आपका सेक्शन 57। सेक्शन 57 ऑफ सोगा यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये डील स्पेशली कर रहा है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी से, जो कि कहता है कि वेयर द सेलर wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer। तो यहाँ पर सिंपली लिखा आ गया कि अगर सेलर गुड्स डिलीवर करने से मना कर देता है या नेग्लेक्ट करता है, तो देन द बायर में सू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर द नॉन डिलीवरी। तो इससे हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो अगर आप इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को भी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। हम इस सीरीज़ को रोज़ इसमें वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये आपके बिहार जुडिशरी के लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, The unpaid seller has right of stoppage of goods in transit only where the buyer A option becomes insolvent, B refuses to pay price, C acts fraudulently, D all of these। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द अनपेड सेलर, ये जो वर्ड लिखा है अनपेड, अनपेड सेलर का क्या मतलब होता है? देखिए अनपेड सेलर जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है, अनपेड सेलर एक्चुअली डिस्क्राइब किया गया आपके सेक्शन नंबर 45 में। अनपेड सेलर का मतलब है कि ऐसा सेलर जिसको प्राइस पे नहीं किया गया है। अगर आपने किसी से कोई गुड्स खरीदे और आपने उसका प्राइस नहीं पे किया, तो जिससे आपने गुड्स खरीदे हैं वो अनपेड सेलर हो जाएगा, क्योंकि उसको उसका प्राइस नहीं मिला है। और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया है उसे, या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसने रिसीव किया, पर वो जिस कंडीशन पे रिसीव किया गया था वो कंडीशन अगर फुलफ़िल नहीं होती, तब भी वो अनपेड सेलर ही कहलाएगा। तो सेक्शन 45 टेल्स अस अबाउट द अनपेड सेलर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अनपेड सेलर जो है उसके पास राइट ऑफ स्टॉपेज कब अराइज होता है, मतलब अगर कोई चीज़ उसने सपोज़ ए ने बी को गुड्स बेचे, तो ए है सेलर, बी ने अभी उसको पेमेंट नहीं की, तो ए हो गया हमारा अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर ने अगर कोई चीज़ बी को भिजवा रखी है, मतलब वो अभी ट्रांसमिट कर दी गई है, पर वो उसके पास ए के पास ऐसा राइट कब अराइज होता है कि वो ट्रांजिट को वहीं रोक दे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए,
वाई? बिकॉज हमें सेक्शन 46 का सेक्शन 46 का क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ये कहता है कि अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब सेलर के पास ये राइट होता है कि वो उसके गुड्स के ट्रांजिट को बीच में ही रोक सकता है। ठीक है, तो ये 46 सब क्लोज 1 सब क्लोज बी आप इससे ये भी लिख लीजिए। और सेक्शन 50 जिसमें सेलर को बिल्कुल स्पेसिफिकली दिया गया है कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो अगर हम स्पेसिफिक सेक्शन की बात करें तो वो है आपका सेक्शन नंबर 50। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि अंडर विच ऑफ द सर्कमस्टांसेस अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लियन। देखिए, अनपेड सेलर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ क्या होता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि उसको उनके पास जो राइट ऑफ लियन होता है वो कब वो लूज़ कर देते हैं। तो राइट ऑफ लियन का राइट क्या होता है कि अगर आपके कोई पेमेंट नहीं कर रहा तो आप उनके गुड्स को रख सकते हैं। तो आप उनके गुड्स को रख सकते हैं। तो इसके पास तो आपके पास 4 ऑप्शन बनते हैं। 4 ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है बाय स्टॉपल, सेकंड ऑप्शन है वेयर सेलर वेव्ड द राइट ऑफ लियन, ऑप्शन नंबर सी है वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द गुड्स, और ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो चारों ऑप्शन आप अच्छे से समझ लीजिए। स्टॉपल जो कि हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 115 में पढ़ते हैं। स्टॉपल मैं आपको समझा देती हूँ सबसे पहले क्या होता है। देखिए, अगर किसी एक पर्सन ने, सपोज ए पर्सन है, उसने बी को कोई फैक्ट मिस रिप्रेजेंट करा है, बी ने उस मिस रिप्रेजेंटेशन को सच मानते हुए कोई एक एक्शन ले लिया है, तो अब ए अपने उस जो फैक्ट मिस रिप्रेजेंट किया है उससे अब उसको वो चेंज नहीं कर सकता। उसको मतलब अब उसको रोक दिया जाएगा। ही विल बी स्टॉप्ड बाय चेंजिंग दैट फैक्ट। तो उसे कहते हैं स्टॉपल। सेकंड है आपका कि वेयर सेलर वेव्ड द राइट ऑफ लियन, कि जब सेलर ने अपना लियन का राइट ही वेव ऑफ कर दिया हो तब वो अपना लियन का राइट लूज़ कर देगा। तीसरा है कि जब बायर ने और उसके एजेंट ने लॉफुली गुड्स का पोजेशन ऑब्टेन किया हो, एंड ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई सा भी। तो आपका ये जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे ये बेसिकली अट्रैक्ट कर रहा है आपका सेक्शन नंबर 49 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेक्शन नंबर 49 में 3 चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें ये बेसिकली इसकी हेडिंग 49 की है, टर्मिनेशन ऑफ लियन। तो आप देखेंगे जब उसको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि ऑप्शन डी उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों के तीनों उसमें कवर किए गए हैं। ये तीनों पॉइंट्स उसमें कवर है सेक्शन नंबर 49 में। तो पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। नाउ यू जस्ट नीड टू corroborate this question with section number 49. okay, next question है the essence of a right of lion is to, यानी कि राइट ऑफ लियन में बेसिकली क्या होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था अभी जो क्वेश्चन हमने किया राइट ऑफ लियन में। अब उसका आप सोच के फटाफट आंसर लिखिए। ए ऑप्शन है डिलीवर द गुड्स, बी है रिटेन द पोजेशन, सी है रीगेन द पोजेशन, डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑफ लियन में बेसिकली रिटेन द पोजेशन होता है, जिसमें यहाँ अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सेलर इज बेसिकली रिटेनिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स बिकॉज द बायर हैज़ नॉट पे हिम द प्राइस ऑफ द गुड्स। ओके, so I hope you are clear with question number 6. Now comes question number 7th. I hope you are liking the video. If you haven't liked it yet, then press the button, and also if you haven't subscribed the channel, then do subscribe our channel for such videos. Next is question number 7. Which of the following is a buyer right against the seller in case of breach of contract?
A suit for non-delivery, B suit for specific performance, C suit for damages for breach of warranty and D is all of the above। यानी कि बायर के पास कौन कौन से राइट है अगेंस्ट द सेलर इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है। तो अगर आपने ए पर्सन ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए सेलर है, बी बायर है, सेलर जो है अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो बी के साथ के पास कौन कौन से राइट है। तो आप देखेंगे, मैं आपको सेक्शंस बता देती हूँ। देखिए, इसमें नॉन डिलीवरी का राइट भी हमारा सोगा में दिया गया है, सेक्शन नंबर 57 लिख लीजिए इसके आगे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन नंबर 58 में दी गई है, और सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी आपका सेक्शन नंबर 59 में दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको डी ऑप्शन को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑक्शन सेल इज कंप्लीट ऑन द ए डिलीवरी ऑफ गुड्स, बी पेमेंट ऑफ प्राइस, सी फॉल ऑफ हैमर, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑक्शन सेल आपको पता होगा, ऑक्शन वर्ड हम कई बार सुनते हैं कि जिसमें आप बिड लगाई जाती है और उसके बाद फिर सेल होती है। तो ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। वाई? क्योंकि सेक्शन नंबर 64 का सब क्लॉज 2 क्लियरली कहता है कि द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ द हैमर और इन अदर कस्टमरी मैनर, एंड अंटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड एनी बिडर मे रिट्रैक्ट हिज बिड। तो क्लियरली हमें पता चल गया कि जैसे ही फॉल ऑफ हैमर होगा, मतलब तब ऑक्शनियर जैसे ही कहेगा कि हाँ अब अपनी हमारी ऑक्शन कंप्लीट हो गई है, तो फॉल ऑफ हैमर इज़ द बेसिक एक्शन जिसके थ्रू हम मान लेंगे कि सेल कंप्लीट हो चुकी है, ऑक्शन सेल इज़ कंप्लीटेड। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेलर हैज़ राइट ऑफ रीसेल वेयर ऑप्शन ए गुड्स आर पेरिशेबल, B seller has reserved such right, C seller gives notice, D all of these। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और 9th और 10th को मैं एक साथ एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज दे बोथ आर क्वाइट रिलेटेड विद ईच अदर। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10th फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अंडर विच सर्कमस्टांसेस द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ रीसेल। तो आपने देखा कि 9th क्वेश्चन में भी सेलर के रीसेल की राइट की बात हो रही है कि सेलर के पास राइट ऑफ रीसेल कब होता है, जब गुड्स पेरिशेबल हो जाते हैं तब सेलर के पास ये भी राइट है, उसको मतलब राइट टू रिजर्व भी है। जब सेलर ने उस राइट ऑफ रीसेल को रिजर्व करके रखा हुआ है तब। और नेक्स्ट है सेलर जब नोटिस देता है। तो हमने देखा इसका राइट आंसर डी था। अब इसमें 10th का भी देखते हैं एक बार। 10th में ऑप्शन है व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, सेम है एकदम। बी व्हेन ही गिव्स नोटिस टू द बायर, सी व्हेन ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल एंड बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम पे द प्राइस। डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। देखिए, आप सोच रहे होंगे अब कि बी में जब यहाँ लिखा है कि व्हेन ही गिव्स नोटिस टू द बायर, तो और ऊपर हमने देखा कि 9th में भी लिखा है सेलर गिव नोटिस, पर वहाँ 9th के चारों ऑप्शन ठीक है, पर मैंने 10th का आपको ए और सी ही ठीक बताया। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि 9th में क्लियर मतलब बिल्कुल ऐसा लिखा है कि सेलर गिव्स नोटिस। एक्चुअली में नोटिस सेलर बायर को देता है और अपनी इंटेंशन बताता है कि वो गुड्स को रीसेल कर देगा अगर बायर ने रीज़नेबल टाइम में पेमेंट नहीं की। तो यहाँ पे क्योंकि 10th क्वेश्चन में सारी बात क्लियरली आप एक चीज़ बताई गई है, तो हम स्पेसिफिक चीज़ को टिक करेंगे। जबकि 9th क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल नोटिस देने की बात की थी, तो इसलिए हमने तीनों ऑप्शन को कंसीडर किया है। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों में
क्या डिफरेंस है। और सेलर के पास रीसेल का जो राइट है वो आपका सेक्शन नंबर 54 के सब क्लोज 2 में पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि कंडीशंस लिखी हैं कि कब कब सेलर के पास रीसेल का राइट होता है। तो आज हमने कवर किए हैं 10 क्वेश्चन टोटल। तो आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर देम देयर। ओके, तो आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चंस एंड आपको वीडियो भी अच्छी लगी है अगर, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।